हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र खवादे और यह है विश्व भूगोल। अभी हमने भारतीय भूगोल पढ़ चुके हैं और ये है पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ने वाले हैं हम अभी विश्व भूगोल के बारे में, है ना। तो इस विश्व भूगोल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे विश्व भूगोल में। ये हमने इसके पहले हम भारतीय भूगोल जो था वो पढ़ चुके हैं। ठीक है। अगला जो है हमारा टॉपिक वो है विश्व भूगोल का। विश्व भूगोल का जो हमारा पहला है पार्ट, इस पार्ट में हम उसके बारे में बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक में कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और भूगोल को मतलब उसकी शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे। फिर ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा डिटेल में। सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। फिर सौर मंडल, सोलर सिस्टम। फिर क्लाइमेट चेंज, जो मौसम परिवर्तन होते हैं, चेंज इन क्लाइमेट और मौसम परिवर्तन के जैसे जो डे नाइट होते कॉन्सेप्ट, डे नाइट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद जो टाइड्स होता है, ज्वार भाटा जो आपने सुना होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे। इक्लिप्स मतलब ग्रहण के बारे में, ग्रहण है, ग्रहण जो होता है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मतलब होता है कि अक्षांशीय और देशांती जो रेखा है, लाइन लिखना था, लाइन नहीं है यहाँ पे, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि जो ब्रह्मांड होता है ना। इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं मैं कि भूगोल के पिता है ना, साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम था हिकेटियस। ठीक है। इन साइंटिस्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि इन्हें भूगोल का फादर ऑफ जियोग्राफी बोला जाता है। क्लियर है। ठीक है। एक थे इरेटोस्थीनीज। क्या थे? इरेटोस्थनीज। देखिए आप नाम अगर थोड़े बहुत चेंज होना तो आप कंफ्यूज ना हो। हर किताब में इनके नाम में आपको कहने के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज मिलेगा। ठीक है। पहला विश्व मानचित्र प्रस्तुत किया था। ठीक है। और पृथ्वी की व्यास का इसने डायमीटर बताया था अर्थ का। ठीक है। और मैप भी दिया था इन्होंने। ठीक है। पहला विश्व मानचित्र, वर्ल्ड मैप, इन्होंने दिया था। फिर आते हैं मार्टिन। मार्टिन करके आते हैं, इनका नाम बहुत सुना होगा आपने, मार्टिन। ये इनको ग्लोब निर्माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोब, ग्लोब निर्माता मार्टिन को। ठीक है। उसके बाद अरस्तु, इनके बारे में देख लो। अरस्तु भाई साहब जो थे, इन्होंने बोला था कि जो पृथ्वी है गुलाब है। और सर्वप्रथम इसको प्रूफ न्यूटन ने किया था। गुलाब मतलब कि इस तरीके की, है ना, जो इसका एसएम ज़्यादा है, डिस्टेंस और एसएम में कम है, ये गुलाब है। ऐसा भाई साहब अरस्तु ने बोला था, लेकिन इसको प्रूफ जो किया था वो न्यूटन ने किया था। ठीक है। मार्टिन ग्लोब निर्माता हो गया। ठीक है। और ग्लोब जैसी पृथ्वी है कैसा किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। इरोस्थनीज जो है वो अर्थ का डायमीटर मैप बनाया था, पहला मानचित्र। ठीक है। एक है एनेक्सिमेंडर। क्या है? एनेक्सिमेंडर। ये भाई साहब, ये जो थे ने मैप में पैमानित किया था, पैमाना दिया था। मतलब कि मैप तो दिया प्लस पैमाना। ठीक है। और खाली मैप किसने दिया था? तो था जो मैप के बारे में दिया था, एरिस्टोथनीज जो थे उन्होंने दिए थे। फिर आते हैं हम्बोल्ट, बी हम्बोल्ट। ये जो बी हम्बोल्ट थे, ये आधुनिक भूगोल का जनक बोला जाता है। देखिए, एक ये है हिकेटियस और एक है बी हम्बोल्ट। इसको ये फादर ऑफ जियोग्राफी और ये इसको जनक बोला जाता है, आधुनिक। लेकिन ये आधुनिक है और ये फादर ऑफ जियोग्राफी हो गया। ठीक है। इसके बाद एनविल है। सर्वप्रथम भारत का मानचित्र अगर किसी ने बनाया था तो उस भाई साहब का नाम था एनविल। इंडिया का मानचित्र बनाया था इसने। ठीक है। ठीक है। एक टालेमी थे। टालेमी भाई साहब जो थे, इन्होंने इंडिया का जो मानचित्र था, इंडिया मैप, इसको पुट किया था कहाँ पे? वर्ल्ड मैप में, टालेमी ने। ठीक है। और इसके बाद में इनके अनुसार पृथ्वी केंद्र पर होती है, सारे ग्रह चक्कर। मतलब इनने बताया था कि जो अर्थ है वो सेंटर है और बाकी ग्रह की परिक्रमा करके, टालेमी ने बताया था। फिर कॉपरनिकस भाई साहब आते हैं। कॉपरनिकस, ये कॉपरनिकस बताते हैं 1543 में कि सूर्य जो है, सन जो है वो सेंटर पे है, बाकी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। और फिर एक भाई साहब और है केपलर। एक कॉपरनिकस हो गया, केपलर। केपलर ये ग्रहों की गति दी थी,
ग्रहों की गति। तो ये प्रमुख थे साइंटिस्ट के नाम, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम सारे आपको याद हो जाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसे थे बेसिक इसके बारे में। अब हम थोड़ा सा सौरमंडल पे आ जाते हैं कि जो सौरमंडल जो हमारे तालिमी ने बोला था वो तो कैंसिल हो गया कि पृथ्वी है सेंटर में, बाकी ग्रह उसे परिक्रमा करते हैं। हम कापरनिकस का सिद्धांत फॉलो करते हैं कि जो सूर्य था वो सेंटर में है और बाकी ग्रह क्या जो है, बाकी जो ग्रह है वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो इन ग्रहों में देख लेते हैं, ये सूर्य और बाकी ग्रह है, इनकी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसमें तो सबसे पहले मैं ब्रह्मांड में अगर हम पढ़ लेते हैं कि कुछ परिकल्पना हुई थी, जैसे धूल परिकल्पना किसने दी थी, जो थी ना धूल परिकल्पना, ये धूल परिकल्पना दी थी आर्टो स्मीड, ठीक है। निहारिका की परिकल्पना किसने की थी, निहारिका इसकी करी थी लेप्लास ने। इनका नाम आपने मैथ्स में बहुत सुना होगा, ठीक है, लेप्लास। और बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है। तो ये कहानी थी, ये कुछ परिकल्पना है जो ब्रह्मांड में ये चीज़ें उनके बारे में दी गई थी। क्लियर हो गया। सबसे पहले ब्रह्मांड एक, ये माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है ये महास्फोट जो हुआ था उसके दौरान कई गैलेक्सियों में विभक्त हो गया था। क्लियर है। गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी एक केंद्र के चारों ओर जो अरबों तारों का समूह होता है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। क्लियर हो गया। गैलेक्सी जो होती है, ये भी जो आपको दिख रहा था इसके पीछे से ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं गैलेक्सी जो होती है वो होती है अरबों तारों का समूह। अरबों तारे होते हैं, इनको इनके समूह को गैलेक्सी बोला जाता है। क्लियर है। और इन्हीं गैलेक्सी में से अपनी एक गैलेक्सी जो है जहाँ पे सूर्य सौरमंडल है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है, निहारिका। निहारिका जो है वो एक गैलेक्सी ही है, ठीक है, लेकिन हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है क्या, निहारिका। क्लियर हो गया। मंदाकिनी आपने एक वर्ड सुना होगा, मंदाकिनी आपने एक वर्ड सुना होगा, मंदाकिनी क्या चीज है। मंदाकिनी जो होती है ये सूर्य आकाशगंगा के केंद्र का भाग है, ठीक है। सूर्य के आकाशगंगा का जो केंद्र का भाग है वो मंदाकिनी कहलाता है, ठीक है। एक शब्द सुना होगा आपने, मिल्की वे। ये इसको ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये जो रास्ता दिख रहा है कि ये दिख रहा है, इसको मिल्की वे बोलते हैं। एक रास्ता होता है जो सफेद सफेद दिखता है, आकाश गंगा के केंद्र के चक्कर लगाता है। ये मतलब एक, ये जो दिख रहा है जो एक रास्ता की तरह से गोल गोल सफेद सफेद, इसको मिल्की वे बोलते हैं। क्लियर हो गया। एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो होता है 9.9 एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। और एक पारसेक जो होता है 3.6 प्रकाश वर्ष, ठीक है। इसमें आपको बता दें कि आकाशगंगा के सबसे निकटतम गैलेक्सी जो है, हमारी गैलेक्सी का नाम तो निहारिका है और आकाशगंगा, ठीक है। और जो आकाशगंगा है कि सबसे निकटतम जो दूसरी गैलेक्सी है उसका जो नाम है वो है एंड्रोमेडा, ठीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम है। और आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा अगर पूछे, तारों का समूह पूछे तो ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला, ये सबसे चमकीला जो समूह तारों का उसका नाम है ओरियन नेबुला। सबसे चमकीला अगर तारा पूछ लिया सूर्य के बाद तो साइरस, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, डॉग सबसे चमकीला तारा। चमकीला पिंड बोला तो सूर्य हो जाएगा, ठीक है। सूर्य एक तारा भी है, पिंड भी है। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा, देखिए सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा और नजदीकी तारा में अंतर है। साइरस जो है चमकीला तारा है, नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा
सेंचुरी सबसे जो है नज़दीकी तारा हो गया। सबसे पहले सर्वप्रथम इसमें एक डिटेल और चीज डिटेल देखिए आपकी। सर्वप्रथम 1609 में दूरबीन की सहायता से जो गैलीलियो भाई साहब थे, गैलीलियो, इन भाई साहब ने तारों का अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो तारों का जो लाइफ होता है ना, लाइफ इनवर्स प्रोपोर्शनल उसके आकार, अगर आकार जितना ज़्यादा अधिक उतनी कम लाइफ होती है, मतलब ऐसा इन्होंने बोला गया था। ठीक है, तारे के विस्फोट को क्या बोला जाता है? सुपरनोवा विस्फोट बोला जाता है। किसी भी तारे में क्या होता है, जैसे नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, मतलब 4 हाइड्रोजन जो होते हैं वो हीलियम में चेंज हो जाते हैं। क्लियर है? इस नाभिकीय जो संलयन प्रोसेस होती है, इसमें होता क्या है कि जब ये टुकड़ों में टूटता है, सुपरनोवा इसके अंदर विस्फोट होते हैं, तो ये टुकड़े बढ़ जाते हैं इसके। क्लियर होगा? किसी भी तारे के टुकड़े बढ़ जाते हैं। तो मान लो टुकड़े होने के बाद उसका अगर टुकड़ा है, उसका जो वेट है, यदि उसका जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का, सूर्य का द्रव्यमान, वो टुकड़ा है अगर उसका द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान का 144% है, मतलब 1.44 गुना है, उससे अगर कम है तो इसको श्वेत वामन तारा बोलते हैं। श्वेत वामन तारा। अगर जो भी विस्फोटक जो टूटा है पदार्थ, तो उसका जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान के 140% से अधिक है, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा। तो पल्सर तारा, पल्सर तारा या न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है ना, ये 2 कंडीशन आती है कायम में। ये अपने किसी भी तारे के लाइफ में जब विस्फोट होता है और वो टूटता है, तो उस कंडीशन पे। इसमें कुछ चीज़ें आप देख लो, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा सूर्य। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले ये जो सूर्य होता है ना, इसके बाहरी सरफेस जो आपको दिख रही है, इसको कोरोना बोलते हैं। यहाँ का तापमान जो होता है वो 6000 सेंटीग्रेड के लगभग आसपास होता है। क्लियर है? सूर्य का जो कालचक्र होता है 11 वर्ष का होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 14.58 लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना। 14.98 किलोमीटर, बहुत लंबी डिस्टेंस है। क्लियर है? सूर्य की जो आयु है वो 5 अरब वर्ष है, ऐसी मानी जाती है कि 5 अरब वर्ष होगा। और सूर्य किरण को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लग जाते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। ये कुछ डेटा है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको और बता दें, अब थोड़े ग्रहों के बारे में जानकारी ले लेते हैं भैया, है ना, इनकी कुछ विशेष जानकारी आपको बता दे। सबसे पहले सूर्य का कहानी हो गया। अब पढ़ लेते हैं बुध के बारे में। बुध जो है का जो परिक्रमण काल है वो है भैया 82 दिन का। कितने दिन का? 82 दिन का। क्लियर हो गया? अपने अक्ष पे घूमता है 58 दिन में। क्लियर हो गया? उसके बाद है वीनस, मतलब शुक्र। शुक्र जो है ये 225 दिन में घूमता है सूर्य के आसपास, और खुद की अक्ष में 243 दिन लगाता है। क्लियर हो गया? पृथ्वी का तो आपको पता ही होगा, कितने दिन लगते हैं इसको? सूर्य का चक्कर लगाने में लगते हैं 365 सही 1/4 दिन, और अपनी अक्ष पे जो घूमती है वो 23 घंटे और 56 मिनट में, है ना। 23 घंटे और 56 मिनट में घूमती है। मंगल की बात कर ले, मंगल 687 दिन लेता है और अपनी अक्ष पे जो घूमता है वो 24 घंटे में घूम लेता है, लगभग पृथ्वी के बराबर। जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है 11.9 वर्ष है, यहाँ से वर्ष चालू हो जाता है, वर्ष में घूमता है वो अपने कक्षा में, और अपनी अक्ष पे जो घूमता है वो 9 घंटे 9 मिनट में घूमता है, 9 आवर्स 9 मिनट। उसके बाद आ जाते हैं शनि। शनि भाई साहब 29.5 दिन में, सॉरी वर्ष में, है ना, वर्ष में चक्कर लगाते हैं और अपनी जगह पे 10 घंटे में घूमते हैं, 10 घंटे 14 मिनट में, 14 मिनट में। उसके बाद में शनि जो हो चुका है। उसके बाद देख लेते हैं अरुण की बात करें तो अरुण जो है वो 84 वर्ष में चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पे जो घूमता है वो 10 घंटे 49 मिनट में। और जो वरुण है
नेपच्यून वो जो है 165 वर्ष सबसे अधिक, सबसे दूर है ना, इसलिए सबसे अधिक 165 वर्ष और 15 घंटे 48 मिनट में अपनी जगह पे चक्कर लगाते हैं। प्लूटो की कहानी आपको पता ही होगी। प्लूटो जो है भाई साहब इनको बाहर कर दिया गया है। इसको 1930 में माना गया था, इसको रिजेक्ट किया 2006 में। कब किया? 24 अगस्त को, 24/7 को रिजेक्ट कर दिया गया था। क्लियर है? ये कहानी थी, है ना। तो ये है इनकी डिटेल। इसके बारे में और थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि जो ये उनके परिक्रमण काल की कहानी हो गई। घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का होता है, 0.7 घनत्व है इसका। ठीक है। पृथ्वी घनत्व याद कर लिए 5.515। क्या है? 5.515। पृथ्वी का याद करो और इसका याद करो, सबसे कम होता है घनत्व। क्लियर है? सबसे अधिक घनत्व किसका है? सबसे अगर अधिक घनत्व पूछा गया तो पृथ्वी का ही घनत्व जो है सबसे अधिक है। मंगल ग्रह का अगर घनत्व पूछ लिया तो 3.95। कहाँ है मंगल? ये है 3.95। ठीक है। इसका 5 44, 5.44, 5.24। ठीक है। बृहस्पति का पूछा तो 1.33 और इसका 0.7 तो हो ही गया। इसका है कितना? 1.3 और इसका है नेपच्यून का 1.66। ठीक है। तो ये इनके घनत्व थे प्रमुख। परिक्रमण काल पढ़ लिया आपने। उपग्रहों की संख्या देख लो। पृथ्वी का तो एक ही है। मंगल ग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या जो है शनि की है और वो है 82। कितनी है? 82 उपग्रह है। ठीक है। अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के 14 उपग्रह हैं। ठीक है। ये 2 के उपग्रह नहीं है, हम क्या उपग्रह नहीं है। अर्थ पास 1 है, चांद। मंगल पास जो ग्रह उपग्रहों की संख्या है मंगल पे वो 2 है। डिबोस और फोबोस करके है ना, 2 उपग्रह है वहाँ के। बृहस्पति के बारे में 79 उपग्रह है, 79 उपग्रह है। ये प्रमुख उपग्रहों की संख्या दी है ना। इनके बारे में डिटेल थोड़ी सी बेसिक जानकारी। ये जो बुध है सबसे छोटा है, सबसे पहले तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है। ठीक है। शनि के बारे में आपने, शुक्र के बारे में सुना होगा, भोर का तारा, साज का तारा, पृथ्वी की बहन, सुंदरता की देवी, ये सारी चीज़ें बोला जाए। सबसे चमकीला तारा है ये। क्लियर है? पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोला जाता है, आपने सुना होगा। इसका उपग्रह चांद है। मंगल है, इसको लाल उपग्रह बोला, लाल ग्रह बोला जाता है। फोबोस डिवोड इसके उपग्रह है। ठीक है। निक्स ओलंपिया ये जगह है जो एक पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। क्लियर है? इसके बाद जुपिटर है, इसको पीला ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीला ग्रह। इसके प्रमुख जो उपग्रह है वो यूरोपा, गेनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, ये प्रमुख इसके उपग्रह है ना। गेनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, जो पायनियर अंतरिक्ष अभियान के तहत देखा गया था इसको, है ना। इस पर एक लाल रक्त धब्बा देखा गया था। वो लाल रक्त धब्बा किस पे? बृहस्पति पे। किस अंतरिक्ष था? एक पायनियर अंतरिक्ष अभियान था, उसके थ्रू देखा गया था लाल रक्त धब्बा। कहाँ पे? बृहस्पति के ऊपर। क्लियर है? इसके बाद देख लेते हैं शनि के बारे में। शनि सबसे अधिक उपग्रह है इसके हो चुके हैं। इसमें चारों ओर वलय है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये भी वलय है, ये भी जो दिखाते हैं ये वलय है। वलय ग्रह बोलते हैं शनि को। तो इसके अंदर बहुत सारे इसके वलय है ना। टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन का याद रखना नाम, टाइटन। अन्य उपग्रह जो है रिया, फोवे, ये अन्य उपग्रह है। और रिया, फोवे, टेथिस। ठीक है। इसको सबसे कम माना तो इसको कृषि देवता बोला जाता है ना, कृषि देवता। उसके बाद अरुण की बात कर ले तो उसके
टिटेनिया, मिरांडा, एरियाल, जो ये है टिटेनिया, मिरांडा, एरियाल, और इसको लेटा वगैरह बोलते हैं, लेटा ग्रह बोलते हैं, ज़्यादा झुका होने की वजह से बोलते हैं इसको लेटा वगैरह। ठीक है, यहाँ पे गैसीय कण पाए जाते हैं। इसकी खोज 1781 में हुई थी, याद रखना। इसकी खोज 1781 में, इसकी 1700 हाँ इसकी 1781 में हुई थी, विलियम हर्सल ने की थी, विलियम हर्सल 1781 में। फिर नेपच्यून की बात कर ले तो ये सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, मीथेन अधिक है, CH4 पाया जाता है यहाँ पे। ट्रिटोन और नेरिडोन यहाँ के जो प्रमुख जो है, ट्रिटोन और नेरिडोन यहाँ के जो प्रमुख क्या है, उपग्रह है, इसके प्रमुख उपग्रह है। ये मीथेन होने की वजह से हरा दिखता है। ठीक है, इसकी खोज 1846 में जे गिरली ने की थी। किसने की थी? 1846 में जे गिरली ने की थी इसकी खोज। ठीक है, यहाँ उसके बाद ये तो आपको पता होगा, आखिरी का जो है ये प्लूटो के बारे में जानकारी। 24 अगस्त 2006 को उसको निरस्त कर दिया। क्लियर है। एक प्राग अधिवेशन हुआ था, प्राग अधिवेशन में इसको निरस्त कर दिया गया था। प्लूटो का जो नाम था वो था 134340 इसका नाम था एक। तो ये थोड़ा इसको हटा दिया गया है क्योंकि ये बहुत छोटा था, और ये वो सारी चीज़ें जैसे एक ग्रह होने के लिए जो चीज़ें होती है, ग्रेविटी फोर्स, ये सारी चीज़ें उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको बाहर कर दिया गया था। इसको 1930 में एक्सेप्ट किया गया था, फिर बाहर कर दिया गया। क्लियर है। अब देख लेते हैं जो दिन रात होते हैं, दिन रात का जो कॉन्सेप्ट होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर आपको पता है 23 से 1/2 डिग्री जो है झुकी हुई है। उसके झुके होने से मौसम में परिवर्तन आते हैं। ये कुछ डेट है, जैसे 21 मार्च, 21 जून आपने सुना होगा, 22 सितंबर और 21 दिसंबर। आपको बता दें कि 21 जून जब होता है ना, तब सबसे बड़ा दिन होता है, बड़ा डे। और 21 दिसंबर में सबसे छोटा डे होता है। सबसे छोटा दिन जो होता है 21 दिसंबर का होता है। 21 मार्च और 22 सितंबर इसके दिन होता है, दिन बराबर होते हैं। ठीक है, दिन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। दिन जो होते हैं वो बराबर होते हैं इन कंडीशनों में, है ना। तो ये आपको डेटे याद होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ ज्वार भाटा जो होता है, जिसको हम टाइड्स बोलते हैं। देखो, ज्वार और भाटा होता क्या है, ये कंडीशन आपको दिख रही है। ये सूर्य हो गया हमारा, ठीक है, और ये पृथ्वी हो गई, और ये क्या हो गया हमारा, चांद हो गया। ये कंडीशन, एक कंडीशन ये आती है दिन में, जब बीच में पृथ्वी होता है, चांद इस साइड होता है, सूर्य इस साइड होता है। तो इस साइड होता क्या है, ये समुद्र का जो पानी होता है ना, ऐसा बाहर निकलने के लिए होता है ना, ऐसा बाहर निकलने के लिए। यहाँ का नहीं होता। और यहाँ का जो डाउन ऊपर का जो पानी था वो नीचे दब जाता है। मतलब कि कंडीशन ऐसी थी, इसके ऊपर जो पानी है वो इस कदर है, बाद में पानी जो था, यहाँ का पानी यहाँ आ जाता है, ऐसा बढ़ जाता है, इस साइड पानी बढ़ जाता है, और यहाँ का पानी जो लेवल वो कम हो जाता है। यहाँ से पानी कम हो जाता है और पानी इधर बढ़ जाता है। क्लियर है। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या होता है, जो सतह का पानी ऊपर उड़ जाता है, इधर का उड़ जाता है, और इधर का पानी उठता है तो इधर का पानी यहाँ आता है। तो यहाँ हाइट में कमी आती है इन दो सरफेसों पर, और यहाँ हाइट में वृद्धि हो जाती है। तो इस कंडीशन में पानी इधर की जाता है और इधर की जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण इधर उधर बढ़ता है, और यहाँ दोनों जगह कमी आती है। तो पानी का जो कमी होता है उसको बाटा बोलते हैं, और पानी का उठना उसको बोला जाता है ज्वार। ये दो कंडीशन में होता है। एक बार ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी और चंद्रमा जो हो, दोनों के बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाए। इस कंडीशन में इन दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि चांद भी इधर ही खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से, और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ बहुत पानी उठता है, इस सतह का पानी बहुत ज़्यादा उड़ जाता है, और यहाँ का कम हो जाता है। तो इसको बोला जाता है दीर्घ ज्वार कंडीशन। दीर्घ
ज्वार बाटा कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ पानी इस साइड आ जाता है सतह का, कुछ पानी इस साइड चल जाता है, कुछ कुछ आधा आधा हो जाता है, तो इसको लघु ज्वार कंडीशन बोलते हैं, लघु ज्वार या बाटा कंडीशन। ठीक है, ये दो कंडीशंस है, आप दोनों समझ गए होंगे अच्छे से। इसकी वजह खाली इतनी सी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये 2 बार होता है दिन में 2 बार ज्वार, दिन में 2 बार बाटा आता है, 2 दीर्घ ज्वार आते हैं, 2 बार दीर्घ ज्वार आता है, सॉरी 1 बार दीर्घ ज्वार और 1 दीर्घ बाटा होता है, 1 लघु ज्वार लघु बाटा होता है। ठीक है, ये दिन में 24 घंटे में 4 बार होता है, 2 ज्वार 2 बाटा। ठीक है, तो ये कहानी थी, ये इसकी पूरे जो ज्वार बाटा जो होता है वो उसका कॉन्सेप्ट ये था। ग्रहण देख लेते हैं। ग्रहण किस कंडीशन में आता है कि जब ये सूर्य हो गया हमारा, सूर्य और ये पृथ्वी आपको दिख रहा होगा, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर जा रहा है और उसके बाद में वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, पृथ्वी की परछाई चांद पे चल जाती है, तो ये कंडीशन हो गई चंद्र ग्रहण की, कि सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, पृथ्वी की परछाई चांद पे जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है कि जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की जो परछाई होती है वो कहाँ पड़ती है, चांद पड़ती है, तो वो हमको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, हमको चांद बीच में आ जाता है, हमको सूर्य बराबर दिखाई देता नहीं है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये तो क्लियर ही हो गया। उसके बाद देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती है हमारी, अक्षांशीय और देशांतर ये रेखाएं जो है, ये जो एक ग्लोब है, मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है अक्षांश, और ये है जो रेखा, एक रेखा ऐसी होती है ना, ये इस तरीके की, मैं यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ, ये इस तरीके की रेखा होती है। ठीक है, तो इन्हों को बोला जाता है, ये जो आड़ी रेखा दिख रही है अक्षांशी रेखा है, और इसको देशांतर रेखा बोला जाता है। क्लियर है, तो इन